टुडे आवर टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट। इस पर बेस्ड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स, यानी हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बन के जो हाइड्रेट हों, जैसे हम कहें ग्लूकोज की बात तो C6H12O6 लिखते हैं। आप हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H2O का होल 6, यानी ये कार्बन का हाइड्रेट हुआ। लेकिन इसके साथ समस्या ये हुई कि फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला था CH2O, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2O का होल 1, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये डेफिनेशन जो है सीमित हो गई, तो उसके बाद नई डेफिनेशन दी गई। ये एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे और कीटोन, यानी ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे पाए गए जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप सच नहीं था। उस केस में क्या हुआ था कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसमें एल्डिहाइड अथवा कीटोन के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटल अथवा हेमी कीटल फॉर्म बना के रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, अथवा हम ये बोल सकते हैं हेमी एसिटल और हेमी कीटल। अब इनके क्लासिफिकेशन की बात आती है। तो इनका क्लासिफिकेशन 3 तरह से करते हैं। 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड वो सैकेराइड होते हैं जिनकी हाइड्रोलाइसिस संभव नहीं हो सकती है ना। ओलिगोसैकेराइड क्या होंगे? इनकी हाइड्रोलाइसिस संभव होती है और इनकी हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 से लेकर 10 तक आपको मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। इसकी यदि हाइड्रोलाइसिस कराई जाए, इसकी हाइड्रोलाइसिस तो संभव ही नहीं है ना, इसकी हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं सकती। इसकी यदि हाइड्रोलाइसिस कराएंगे आप तो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। यही पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं आपको। इसमें एग्जाम्पल आपका रहता है, ये लार्ज नंबर मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल है स्टार्च, दूसरा हो सकता है आपका सेल्यूलोज, और इसकी बात इसमें देखिए ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इसमें आपका होता है डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड कौन से होंगे? जिनकी हाइड्रोलाइसिस करें आप तो क्या मिले आपको? इसकी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड की मिलेंगी। एग्जाम्पल ले लें हम। इसका जो एग्जाम्पल है आपका पहला लैक्टोज। लैक्टोज की यदि हाइड्रोलाइसिस करते हैं आप तो आपको मिलता है डी ग्लूकोज प्लस डी गैलेक्टोज। ऐसे ही आप
माल्टोज दूसरा एग्जाम्पल है इसका। इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे आप तो 2 यूनिट मिलेंगी आपको, किसकी? डी ग्लूकोज की। तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे आप, सुक्रोज। सुक्रोज, इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम तो आपको मिलेगा आपको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। अब इसी का, ये तो डाइसैकेराइड रहे, इसका आगे भी हम करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या होगा आपका? ट्राइसैकेराइड। इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएं हम तो 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको मोनोसैकेराइड के। ऐसा ही आपका है टेट्रासैकेराइड। इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे आप तो 4 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, किसके? मोनोसैकेराइड की। अब मोनोसैकेराइड में एग्जाम्पल ले लें हम तो मोनोसैकेराइड में एग्जाम्पल क्या होगा आपका? ग्लूकोज हो सकता है, मैनोज हो सकता है, और भी बहुत से हो सकते हैं, राइबोज हो सकता है, राबिनोज हो सकता है। अब इसके बाद बात आती है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनको और फर्दर क्लासीफाई करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिनके अंदर OH ग्रुप फ्री होता है। एनोमेरिक जो कार्बन है उस पर OH ग्रुप फ्री रहेगा तो हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल में देखें तो रिड्यूसिंग शुगर जितने भी आपके मोनोसैकेराइड है, ऑल मोनोसैकेराइड, इसके अंदर आएंगे आपके जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो सभी आपके रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अंदर जो क्वालिटी रहती है क्या रहता है? फ्री OH ग्रुप। रिड्यूसिंग के अंदर। नॉन रिड्यूसिंग की बात करें तो इसके अंदर कोई फ्री OH ग्रुप नहीं होता। नो फ्री OH ग्रुप। इसका एग्जाम्पल है आपका ऑल पॉलीसैकेराइड। अब इसमें एक डाइसैकेराइड ऐसा है जो आपका नॉन रिड्यूस्ड शुगर के अंदर आता है, वो है आपका सुक्रोज। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने बता दिया, इसके अंदर फ्री OH ग्रुप नहीं होता। जब हम आगे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ बताएंगे हम आपको कि OH ग्रुप किस तरह से इसका फ्री नहीं है। अब इसके बाद क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए हम क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो हम शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरह से देखिए। यहाँ आपका जो G है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड को डिनोट करता है, E इराइथ्रो को, T थ्रिओज को, और R राइबोज, A अराबिनोज, और ये है आपका जाइलोज, और ये है लाइक्सोज, ये आपका एलोज, ये एल्टोज, ये ग्लूकोज, और ये आपका मैनोज, ये गुलोज, आइडोज, गैलेक्टोज एंड टेलोज। आपने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा ही होगा। DL कॉन्फ़िगरेशन करते थे
वो किसके रिलेटिव लिखते थे, ग्लिसरैल्डिहाइड के रिलेटिव। तो यहाँ हमने ग्लिसरैल्डिहाइड लिख रखा है। वहाँ दो फॉर्म होती थी आपकी, डी और एल, है ना। डी कब होता था, डी हमारा तब होता था जब आपका ऑक्सीडाइज ग्रुप कौन सा, CHO कहाँ है, टॉप पर, है ना, टॉप पर हो, और OH जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो कहाँ हो, राइट में, तब हम इसे बोलते थे D फॉर्म। इसी तरह से हमारी क्या होती थी, L फॉर्म होती थी, वो क्या होती थी, मोर ऑक्सीडाइज ग्रुप आपका टॉप पर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट में हो, तब इसे हम बोलते थे L फॉर्म। ये L फॉर्म बोली जाती थी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सभी जितने भी आपके शुगर्स हैं हम उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में ही आती है। तो जैसे हमें यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना है और वो भी डी ग्लूकोज का, उस केस में हम क्या करेंगे, जब देखिए सबसे पहले हम डी फॉर्म डालें किसकी, ग्लिसरैल्डिहाइड की। ये आपकी डी फॉर्म हो गई। अब तो ये जिस साइड में हम जाएंगे उसी साइड में हम एच देंगे। अब यहाँ आना है हमको, इस पॉइंट पे आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप किधर गए, लेफ्ट। तो लेफ्ट में हम दे देंगे एच, इधर दे देंगे OH। अब किधर गए, राइट में, तो राइट में हम दे देंगे एच, इधर क्या देंगे OH। फिर हम किधर आए, लेफ्ट, तो इधर क्या देंगे एच और इधर क्या दे देंगे OH। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया डी ग्लूकोज का। अब तो इसमें भी 6 कार्बन ही होते हैं, ये भी एल्डिहाइड होता है। अब मैनोज की बात करें तो ये भी आपका 6 कार्बन होते हैं, इसके अंदर आपके 6 कार्बन होंगे। अब हम लिखें डी ग्लूकोज का लिखा था, अब डी मैनोज का लिखेंगे। तो सबसे पहले OH लिखेंगे, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ CHO लिखेंगे। अब सबसे पहले किधर जाएंगे आप, यहाँ आना है आपको। तो कहाँ जाएंगे सबसे पहले आप, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में हम दे दें H और इधर दे दें OH। अब किधर आ रहे हैं, राइट में, तो राइट में क्या दे दें H और इधर क्या दे दें OH। फिर कहाँ जा रहे हैं फर्दर, आप राइट में ही जा रहे हैं, तो H OH। अब ये डी ग्लूकोज का फॉर्मूला हो, डी मैनोज मैनोज का फॉर्मूला है। यदि एल का लिखना हो, जैसे एल ग्लूकोज लिखना हो, एल मैनोज लिखना हो, तो हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, हम एल फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। डी के लिए इस फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, राइबोस। ये राइबोस शुगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कहाँ यूज होता है इसका, DNA RNA में। आप बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज, है ना, और राइबोस शुगर। तो ये वहाँ यूज आपके न्यूक्लिक एसिड के अंदर इसका यूज होता है ना। उसका एक पार्ट है, कंपोनेंट है किसका, DNA RNA का। इसकी भी 2 फॉर्म होती हैं, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। हम उन्हें आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं एनोमर और एपीमर्स की। क्या होते हैं एनोमर, एपीमर? एपीमर्स देखिए, कार्बन नंबर यदि 1 पर डिफरेंस है, कार्बन नंबर यदि 1 पे अंतर है, तो हम कहेंगे वो एनोमर है। और रिप्रेजेंट कर किससे किए जाते हैं एनोमर? एनोमर जो हैं आपके, वो आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर से। एपीमर्स की बात करें तो कार्बन नंबर 1 को छोड़कर अन्य किसी पोजीशन पर कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है तो हम बोलेंगे एपीमर। यदि कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन में अंतर आ रहा है तो हम बोलेंगे 2 एपीमर, 3 पर आ रहा है 3 एपीमर, 4 पे है तो 4 एपीमर, है ना। तो इस तरह से 5 पे 5 एपीमर। तो ये डिपेंड करता है किस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है। अब इन दोनों को एग्जाम्पल के तौर पे ले लें हम, ग्लूकोज और मैनोज। तो देखिए, कार्बन नंबर 1 CHO है, इसमें भी CHO है। ये कार्बन नंबर आपका 2 हुआ, ये 3 है, 4, 5 और 1 6। ऐसे 1, ये 2, 3, 4 और 5 और 6। देखिए यहाँ देखिए, ये तो है सेम है दोनों पोजीशन, यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यहाँ देखें तो यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहाँ भी सेम है। लेकिन कार्बन नंबर 2 की बात करें तो कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। इसमें OH इस साइड है
आपका इसमें OH इस साइड है, तो कॉन्फ़िगरेशन में आपका अंतर है। तो इसे हम बोलेंगे, ये आपके बोले जाएंगे 2 एपिमर। एनोमेरिक कार्बन समझने के लिए या एनोमर समझने के लिए पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। उससे पहले हम ये ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज के अंदर आपका CHO ग्रुप पाया जाता है और फ्रक्टोज के अंदर CU पाया जाता है। तो एक दूसरे के आएंगे, फंक्शनल ग्रुप में चेंज है, तो इसलिए वो ले आएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, यानी फंक्शनल आइसोमर है एक दूसरे के। लैक्टोज, ये मैंने आपको बता दिया था, लैक्टोज से क्या मिलता है आपको, लैक्टोज से आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं। माल्टोज, ये मैंने आपको बताया था, माल्टोज से क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज मिलता था। ये सबसे मीठी जो होती है आपकी वो फ्रक्टोज होती है। डाइसैकेराइड तो जानते हैं आप, सुक्रोज डाइसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड है सब, ये सभी आपके क्या है, मोनोसैकेराइड है। ये इसमें जो एंजाइम यूज होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं इसमें आपको बताऊंगा एंजाइम के बारे में। ये जाइमेज का यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, एक्चुअल में हमें सिल्वर Ag+ को बदलना होता है Ag के अंदर। अब यहाँ हम यूज करेंगे, यहाँ रिड्यूस करना है इसको Ag+ को, तो रिड्यूस ये कर नहीं सकते, आपको मैंने बताया था ये रिड्यूस नहीं कर सकते। ये रिड्यूस शुगर है आपका ग्लूकोज, तो ये क्या करेगा, Ag+ को किस में बदल देगा, Ag में। DNA के अंदर जो पेंटोस शुगर मिलती है वो राइबोज यानी डीऑक्सी राइबोज। तो डीऑक्सी और RNA में देखा जाए तो RNA के अंदर मिलती है आपकी राइबोज शुगर, और इसमें अंतर होता है सिर्फ ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन कम होता है। मैं बताऊंगा आगे जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ऑक्सीजन कैसे कम होता है, कहाँ कम होता है, वो सब बताऊँगा आपको। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त, तो इसमें आप किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च ये सभी हैं। मोनोसैकेराइड्स, फलों में पाया जाता है आपका फ्रक्टोज। सरल इकाई आप जानती हैं क्या है, ग्लूकोज। बाकी सब ये आपका डाइसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है, ये आपका पॉलीसैकेराइड है। अनाजों में जो परसेंटेज होती है वो आपकी 70% होती है, दालों में 80% तक पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इन सभी से मिलता है आपको। वो अब ये सोर्स, एनर्जी का जो सोर्स है वो तो आपका कार्बोहाइड्रेट ही है। फ्रक्टोज ये अभी हो गया है, रिपीट हुआ है। और जो भोजन में है वो आपका मैन फूड में अंदर आपका सभी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी होती है, वसा भी होती है। आलू, स्टार्च प्राप्ति के लिए आलू का यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दूध के अंदर पाया जाने वाला आपका लैक्टोज होता है, डाइसैकेराइड, और इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं लैब में। स्टार्च, स्टार्च जो है आपका ये पॉलीमर होता है और ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। मीठी शुगर आपकी जो रहेगी फ्रक्टोज। कांच को सिल्वरिंग में आपको मैंने बता दिया था, ग्लूकोज, रिड्यूसिंग शुगर है आपकी। कार्बोहाइड्रेट आर केमिकली डिफाइंड, तो ये आप जानते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड आपका ग्लूकोज है। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये वो पूछा है वो आपका होगा ये, जैसे हम ग्लूकोज को लिखते थे क्या, C6, इसी तरह से मैंने लिखा था, आपको याद हो तो
हाइड्रेट ऑफ कार्बन, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O का होल 6। कीटोज, तो कीटोज होता है आपका फ्रक्टोज। ग्लूकोसाइड जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो दो मोनोसेकेराइड के बीच में पाए जाते हैं। नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होता है? सुक्रोज होता है, आज डिस्कस किया था हमने। नॉन रिड्यूसिंग हमने आज ही डिस्कस किया है, आपका सुक्रोज होता है। स्टार्च कंपाउंड ऑफ, किससे बना होता है स्टार्च? तो स्टार्च आपका बना होता है ग्लूकोज यूनिट से। लिंकेज के बारे में मैंने अभी नहीं बताया, लिंकेज के बारे में आप बता दूंगा। इसका आंसर आपका ये है, जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब इससे बता देंगे। सेलुलोज, सेलुलोज किससे बना होता है? तो सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से बना होता है। रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम बेंडिक्ट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। एक्चुअली बेंडिक्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, शुगर डालने के बाद वाटर को गर्म करते हैं, जिससे उसका रेड कलर हो जाता है। सॉल्यूशन का रेड कलर हो जाए तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? तो ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोर होता है। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कौन सा है आपका? ये आपका मोनोसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज ये मोनोसेकेराइड है, ये आपका डाइसैकेराइड है, सुक्रोज। तो काइटिन कहाँ पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है जो कीट होते हैं, कीट इंसेक्ट, उनके जो पाए कंकाल होता है उसमें ये पाया जाता है आपका काइटिन। पेंटो शुगर कौन सा है? तो पेंटो राइबो शुगर है। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? तो ये मैंने आज बताया था आपको, लैक्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। Which polysaccharide is structural? Structural polysaccharide आपका आंसर है इसका सेलुलोज। आयोडीन टेस्ट गिव ब्लू कलर विद, तो इसका आंसर होगा आपका स्टार्च। एंड 43 विच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च, स्टार्च को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो इसके लिए आपका एमाइलेज। रिड्यूसिंग शुगर है, अपचायक शर्करा में होता है। तो मैंने ये बताया था आज आपको, केवल क्या होता है आपका, कौन सा रहता है आपका 44 का फ्री